आज हम मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे पीपीपी किट से। और जो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल है, इसकी रिक्वायरमेंट है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट शुड बी ऑर्डर्ड नाउ। ठीक है, प्रोडक्ट कितने यूनिट्स हमें ऑर्डर करने चाहिए। और इसमें बता रहा है कि आप बिजनेस बायस इन सेल्स ऑफ फिनिश product at 1st March 2003 there are 120 units of this product in inventory. The estimated sales over the next 3 months of this product are March, April and May. ये दिए में 500, 600 and 450 units. The store's manager wishes there to be 150 units in inventory at the end of May. ठीक है, यानी कि आपके पास फ्री इन्वेंट्री 150 यानी कि क्लोजिंग में इतने होने चाहिए। और ये क्या कह रहा है कि भाई पहली तारीख को आपके पास 120 हैं। और इसके बाद ये एस्टिमेटेड 3 मंथ्स के उन्होंने बता दिया कितनी रिक्वायरमेंट है। तो कितने हमें ऑर्डर करने चाहिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से देखें और विद इन अ मिनट यू कैन सॉल्व दिस। मुझे बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। जी। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए अब आपने जब आपके पास आया तो आपने सिंपली क्या करना है कि पहले तो इनको ऐड कर लेना है। अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, और ये हो गया 16 1640। आपने जितने भी आपकी जो सेल्स, जितना भी आपको यानी कि ये डिमांड है ना, इसको डिमांड भी कह सकते हैं, ये आपको क्या करना है, इसका टोटल निकाल दिया 1640। मुझे ये चाहिए। अच्छा, अब मैं सिंपल सिनेरियो में बात करूँ ना, मैंने ये करना है तो मैंने ऑर्डर कितना करना होगा, मैंने ऑर्डर करना होगा ये वाला नंबर, ये ऑर्डर करूंगी, आंसर होगा 1640, ये वाला ना, ये। लेकिन अब इस सिनेरियो में ये बात यूं है कि हमारे पास ऑलरेडी 120 पड़े हुए हैं। तो अब मैंने क्या करना है, जब मेरे पास 120 पड़े हुए हैं तो मैंने ये जो डिमांड है उसमें से मैंने 120 जो पड़े हुए हैं हमारे पास उसको लेस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद आप ये बोलेंगे कि भाई ये जैसे इसको यूं भी कर सकते थे 1640, पहले मैं बोलूं, और ये भी हमारे पास यानी कि ये इतने होने चाहिए, आपको डिमांड है, ये चीज सेल हो जाएगी। और उसके बाद आपके पास 150 पड़े हुए हों तो आप यूं भी कर सकते हैं 150 यहाँ पे पहले ऐड कर लें कि भाई इतने ऑर्डर करेंगे हम। अगर मेरे पास ये 120 नहीं पड़े हुए होते ओपनिंग के, तो सिंपली मुझे जितने ऑर्डर करने हैं वो, और जितना मेरे पास एक फ्री स्टॉक बचता वो मैंने ऐड करना है यहाँ पे। ये हो गया 1790। तो 1790 में से अब मैं कहूंगी कि भाई ऑर्डर बस ये कर लें, ये वाले ऑर्डर कर लें। नहीं, ये जो 120 हमारे पास पड़े हुए हैं इसको भी तो लेस करो। तो जब इसको लेस करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, 9 में से 2 गए 7, और आपका 7 में से 1 गए 6, 1670 आपका आंसर है। तो इसका मकसद है कि हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, ये। ठीक है। आप लोगों को चाहिए कि आप सिंपली ये ना करें कि भाई हमारा फॉर्मूला ये है तो हमने इसका आंसर ये निकाल लेना। आपका जो रियल आंसर है इसमें वो ये है। क्यों आ रहा है ये आंसर, तो उसका इसकी लॉजिक ये है कि भाई अगर हमारे पास ना ओपनिंग दी हुई होती ना फ्री इन्वेंट्री बताई हुई होती, तो सिंपली आपने ये ऑर्डर कर लेना था 1640। लेकिन उसमें बोला कि फ्री इन्वेंट्री में भी इतनी होने चाहिए, तो आपने ये क्या करना है 150 ऐड, और क्या करना है 120 माइनस, क्योंकि ये ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है हम इसको वो कर देंगे, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा 1670। ठीक है। और इसको आप वैसे याद भी कर सकते हैं, फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि जो जो भी आपकी डिमांड है उसमें आपने क्या कर लेना है, जो फ्री इन्वेंट्री ऐड करेंगे ओपनिंग माइनस कर देंगे, देन यू कैन गेट योर यूनिट्स जो ऑर्डर आपको करना है उतना आपको पता चल जाएगा। और अगर किसी वजह से जहन से निकल जाए फॉर्मूला तो आपको लॉजिक पता होनी चाहिए कि वाई वी आर एडिंग free inventory units and we are just deducting what opening units। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। What it says that during week 14 a manufacturing business issued 19,600 of direct materials to the factory and 3,200 of indirect materials. What is the double entry for these issues of materials? इशू जो हुआ है मटेरियल वो ये ABCD आगे अब 4 ऑप्शंस है। इसमें आपको क्या लगता है कि विच शुड बी द राइट आंसर। देखिए इसको, डबल एंट्री है, और दोबारा बता देती हूँ मैं, इशू ये हुए हैं, और to the direct material to the factory and 3,200 of indirect material। ये दोनों इशू हैं, ये डायरेक्ट हुआ है, ये इनडायरेक्ट हुआ है। तो बताइए।
ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर है बी, वाई इज दैट, क्योंकि आपको याद रखना है 1960 डायरेक्ट मटेरियल की बात है, तो डायरेक्ट मटेरियल मींस वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट की बात हो रही है, और इनडायरेक्ट मटेरियल मींस प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट की बात हो रही है। और अगर हम इसके टी अकाउंट्स के ऊपर बात करें, तो जब भी आपके पास डेबिट की तरफ इधर इन होगा, यानी कि कोई भी चीज आपके यानी कि यहाँ पे किसी भी अकाउंट के अंदर आएगी, यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये इन हो रहे हैं दोनों मटेरियल, तो इसलिए जब आपने इनका अकाउंट जैसे ही आए तो इनका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इन हो रहा होता है तो डेबिट होता है, आउट हो रहा होता है तो क्रेडिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये इशू हो रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन में आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, वर्क इन प्रोग्रेस का मकसद है डायरेक्ट मटेरियल, ये आपने 1960 से 00 से ये क्या हो जाएगा, डेबिट, और प्रोडक्शन ओवरहेड जो आपका अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल आया है। और दूसरा आपने तीसरा अकाउंट ओपन हो जाएगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, उसमें आप इन दोनों के फिगर्स यहाँ पे लिख देंगे। इसकी क्रॉस एंट्री इस तरह से होगी कि इधर लिखेंगे आपके भाई ये मटेरियल कंट्रोल अकाउंट इसमें क्रेडिट हुआ होगा, और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट यहाँ पे आपका क्योंकि देखिए मटेरियल आपके पास स्टोर में पड़ा हुआ है, स्टोर से तो जा रहा है, तो वाई ये क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि स्टोर से जा रहा है तो वहां पे ये क्रेडिट हो जाएगा। प्रोडक्शन में आ गया तो जैसे प्रोडक्शन के अंदर आता है तो अकाउंट का नाम हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसकी डबल एंट्री याद रखनी है। नो, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ये हाई चांसेस हैं कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आए इस तरह से। तो स्टूडेंट नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि वर्किंग प्रोग्रेस क्या है, ये क्या, क्योंकि यहाँ पे वर्डिंग में कुछ इस तरह से वर्किंग प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन ओवरहेड वगैरह नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पे डबल एंट्रीज में दिया हुआ है। तो याद रख लीजिएगा कि इधर जो आपकी एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली यही होगी कि डायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ है और इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपके पास आपको इसकी मैचिंग याद रखनी है। वर्किंग प्रोग्रेस मीन्स डायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ है प्रोडक्शन में, और जब यहाँ पे स्टोर के अंदर प्रोडक्ट है तो वो तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है, सिंपल, तो उसको हम मटेरियल ही कह रहे हैं। उसमें दोनों तरह के मटेरियल हैं, आपके पास डायरेक्ट मटेरियल भी है और आपका इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये फैक्ट्री है इसके अंदर जैसे ही ये जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका जो मटेरियल जो है आपके पास डायरेक्ट मटेरियल, इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, और इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट। तो इसलिए जब ये इन हो रहे हैं तो ये डेबिट होंगे, और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट यहाँ से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चीज चली गई है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो एन एम्प्लॉय इज पेड ऑन अ पीस वर्क बेसिस एज फॉलोज, और एम्प्लॉय इस तरीके से काम कर रहा है पीस वर्क बेसिस पे, और इसकी रिक्वायरमेंट है इन अ वीक व्हेन द एम्प्लॉय प्रोड्यूस 133 यूनिट्स ऑफ which 11 were rejected, what would be the employee's gross pay for the week? एम्प्लॉय की ग्रॉस पे क्या होगी उस वीक की, एन एम्प्लॉयज पे, ठीक है। तो ये इस तरह से दिया हुआ है, ओनली द एडिशनल यूनिट्स क्वालिफाई फॉर द हायर रेट एंड रिजेक्टेड यूनिट्स डू नॉट क्वालिफाई फॉर द पेमेंट। ये डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम की एग्जांपल है, क्योंकि ये बता रहा है कि अप टू 100 आपको 2.40 का रेट है, 101 से 120 तक आपका ये रेट है, 121 टिल अपर आपका ये रेट है, और उसने टोटल ये बनाया, और उसमें से और ये बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो करेक्ट पीसेस बनाए हैं वो ही उसी की पेमेंट की जाएगी, जो आपके पास नहीं होगा, यानी कि डू नॉट क्वालिफाई, तो फॉर पेमेंट होगा रिजेक्टेड यूनिट जो, और 11 रिजेक्ट हो चुके हैं। तो आप मुझे बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो वेरी गुड, आप इसको करें अटेम्प्ट, और बिल्कुल भी ये इसको रॉन्ग नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इजीएस्ट क्वेश्चंस में से एक है। जी, अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि भाई हम्म, अगर हम इसको 2.4 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 को, तो क्या आंसर है, जल्दी बताइएगा मुझे। 240, ठीक है। और अच्छा, हमारे पास 133 हैं, तो 11 तो रिजेक्ट हो गए, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 122, ठीक है। और 100 आप नहीं कर दिए, तो आपके पास जो 20 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 2.7 से, तो वी वुड गेट, कैसे, क्योंकि यहाँ पर 20 है ना, इसको आपने 100 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो यू गेट दिस, ठीक है। 20 यूनिट्स, क्योंकि आपने इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, ये वाला रेट है 2.4 का, और 20 का रेट है क्या 2.7, और जो 2 है आगे और उसका रेट है 3। तो आपने सिंपली इनको रेट से करना है, तो दैट्स यू गेट 54, एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय सिंपली 2, तो यू गेट 6। तो अगर आप इन सबको
ऐड कर लेते हैं 240 प्लस 554 प्लस 6 यू गेट 300। जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, सॉरी क्या आएगा आंसर 300। ठीक है, वेरी सिंपल वन। तो आपका आंसर आ गया है ये बी। बी इज द राइट आंसर। 6.4 पे आते हैं। इट सेज दैट व्हाट इज द टोटल यूनिट लेबर कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट and a manufacturing organization has 24 employees who are paid a basic hourly rate of $6 for a standard 38-hour week, with an overtime hours being paid at a rate of time and a half. In a typical week, the employees all work 4 hours of overtime and produce a total 2,500 units of the organization's product. Or what is the total unit labor cost for the product? क्या होगी यूनिट इसकी टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट की? देखिए इसको, देखिए ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कितने 24 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उनका जो रेट है ना वो है $6। समझ में आ रही है बात? और वो कितने घंटे स्टैंडर्ड आवर्स उनके हैं काम करने के, 38। एंड एनी ओवर टाइम आवर पेड एट अ टाइम एंड अ हाफ। टाइम एंड अ हाफ को मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। टाइम एंड हाफ का मकसद है कि उसका जो बेसिक रेट होगा वो तो होगा 6, लेकिन इसकी अगर हम हाफ की बात करें तो 3, यानी कि उसको जो जितने भी वो घंटे यानी कि 38 आवर्स काम कर रहा है तो उसका रेट तो उसका होगा 6। जो एडिशनल आवर्स काम करेगा ना ओवर टाइम, उसका रेट होगा $9। ठीक है, $9 होगा। और 9 के अंदर भी क्या होगा, जो बेसिक रेट है वो तो है उसका 6, लेकिन उसको टाइम एंड हाफ का मकसद है अपर $3 भी उसको मिलेंगे। जस्ट मोटिवेट करने के लिए इस तरह की स्कीम्स निकाली जाती हैं ताकि जो जो भी लेबर है वो ओवर टाइम करने के लिए अग्री हो कि अगर मैंने ओवर टाइम किया तो मुझे जो नॉर्मल जो आवर्स है उससे हट के रेट हाई रेट मिलेगा। इन अ टिपिकल वीक द एम्प्लॉय ऑल एम्प्लॉयज, जितने भी 24 एम्प्लॉयज हैं उन्होंने 4 आवर्स एक्स्ट्रा किया है, यानी कि 38 उनका स्टैंडर्ड था, 4 उनका ओवर टाइम था। उन्होंने टोटल काम कितने घंटे किया है, 42 आवर्स। एंड प्रोड्यूस अ टोटल 250 यूनिट्स, तो 2500 यूनिट्स उन्हें प्रोड्यूस किए हैं। तो इसका फिर क्या आंसर होना चाहिए, बताइए? ठीक है, अच्छा इसको अगर हम करते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि आपने पहले देखना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 24। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपसे ये कहा था कि देखें 38 आपके पास उनके स्टैंडर्ड आवर्स हैं, लेकिन उसने उन्होंने टोटल घंटे कितने काम किया है, 42। तो 42 घंटे इन्होंने जो काम किया है तो उसका उनको अगर मैं बेसिक से मल्टीप्लाई करूं तो वो हो रहा है 6। और अगर इन्होंने जो इस 42 के अंदर क्या होगा, 4 आवर्स, क्योंकि एक्चुअली 38 आपके स्टैंडर्ड है तो 4 इन्होंने आवर्स एक्स्ट्रा काम किए हैं, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 3 से। वजह क्या है, मैं इसको इस तरीके से कैलकुलेट करूंगी, इसको ऐसे करते हैं। और उसका दूसरा तरीका ये भी है कि आपने क्या करना है कि 38 को पहले आपने क्या कर लेना है, 6 से कर लेना है मल्टीप्लाई, फिर 4 को आपने 9 से कर लेना है, क्योंकि जो उन्होंने बोला है कि टाइम ये वाली जो चीज है, ज़ाहिर है 6 इसका स्टैंडर्ड 6 इसका स्टैंडर्ड है और उसमें जो 9 है 3 है ना, वो आपका क्या है, सॉरी, वो जो आपका 9 है वो क्या है आपका टोटल, यानी कि उनको इतनी पे मिल रही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है। वजह क्या होती है आप समझें कि जो आपके पास ये जो 6 है ना ये बेसिक रेट है, और जो बेसिक रेट पे अगर आप उनको जो भी पे कर रहे होते हैं ये आपका डायरेक्ट आप उनको पेमेंट कर रहे होते हैं, इसकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। और ये जो होती है ना ये इसकी इनडायरेक्ट होती है कॉस्ट, जो आपका इसको प्रीमियम रेट भी कहते हैं। ठीक है, ओवर टाइम प्रीमियम होता है ये। तो जो ओवर टाइम प्रीमियम है ना, इसमें ओवर टाइम प्रीमियम के अंदर 6 आपका बेसिक होता है और उसको डायरेक्ट कंसीडर करते हैं और इसको इनडायरेक्ट कंसीडर करते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह में आपको इसकी जरूरत पेश आएगी। तो ज्यादा बेहतर अप्रोच एग्जाम में ये है कि आप उसको ऐसे करें कि आप देखें भाई कितने घंटे काम किया उन्होंने, इधर जो मेंशन किया हुआ उन्होंने 4 आवर, तो आपने इसको 42 को जो बेसिक है उससे कर देना है, क्योंकि जो आप उनको ये जो 9 कर रहे हैं ना इसके अंदर इस तरह से स्प्लिट हुआ हुआ है, 6 इसका बेसिक है और 3 इसका प्रीमियम रेट है जो आप उसको हाई दे रहे हैं ना, टाइम एंड हाफ।
इस तरीके से। तो अब मैं इसको करूंगी तो इस तरह से करूंगी। 24 एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने कितने घंटे हमारे पास काम किया है, आप मुझे इसकी कैलकुलेशन बताते जाइएगा काइंडली। 24 को हमने कितने घंटे से मल्टीप्लाई किया, 42, और इसका जो रेट होगा वो है 6। तो क्या इसका आंसर आ रहा है, बताइए। क्या आंसर आ रहा है इसका? 24 मल्टीप्लाई बाय, जी प्लीज। 48 हम्म 6048 6048, 48। ये इसका ठीक है। दूसरा इसका है कि आपने यही 24 एम्प्लॉयज हैं, इन्होंने 4 घंटे का इसके अंदर ओवर टाइम भी काम किया है, और ओवर टाइम का जो रेट यानी कि जो प्रीमियम है वो हाफ है, इतना इतना। तो इसका कितना आ रहा है? 24 मल्टीप्लाई बाय 4 टू मल्टीप्लाई डबल बाय एट 3। 288। 288, ठीक है। इनको ऐड कीजिएगा, कितने हो गए? 6336। ठीक है, 6336, ये इसका आ रहा है। अच्छा, अब ये इसकी कॉस्ट आ गई, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बने हैं, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यूनिट लेबर कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ रहा है आंसर? 2.5 और 6336 डिवाइडेड बाय 2500। 2.53। ठीक है, तो हमारा आंसर है ये डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, इसके दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिया कि या तो 40, जो आपके पास किस तरीके से कि आपने 38 को मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, उसको फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने किया हुआ तो मेंशन, इस तरीके से हमने इसको करना है। एंड दूसरी अप्रोच ये है जो मैं अप्लाई करती हूँ कि आपने देखना है टोटल, उसमें को डायरेक्ट 6 से कर लें और इसे करते हैं। क्योंकि अगर लेट्स सी, ये तो ये पूछ रहा है, अगर अभी सिंपली ये पूछता है ना कि डायरेक्ट कॉस्ट कितनी थी लेबर की, तो आपका आंसर होता ये, आपका ये आंसर निकल आता। डायरेक्ट कॉस्ट क्या थी? आपने क्या किया, 24 एम्प्लॉयज हैं और उन्होंने 42 घंटे काम किया, उनका बेसिक रेट उनका 6 था। जो बेसिक रेट होता है वो डायरेक्ट रेट होता है आपका, डायरेक्ट कॉस्ट। तो इसलिए आपका ये आपका आंसर आया था कि डायरेक्ट लेबर की ये कॉस्ट ये है, जो डायरेक्ट कंसीडर की जाएगी वो ये है। अगर वो पूछ लेता है इनडायरेक्ट, तो हमारे पास इसमें 3 आंसर्स आ रहे हैं। इस तरह की कैलकुलेशन करने में जो मैंने आपको बताया, इसमें तो आपके 3 क्वेश्चंस यानी कि 3 तरह के आपके आंसर सॉल्व हुए हैं, ये, और अगर वो इस तरह से पूछ रहा है तो आपने ये भी निकाल दिया। टोटल पूछ रहा है तो चलो वो भी, ये जो ये वाली अप्रोच है, जो आप ये करते हैं अगर, तो इसमें आपके पास डायरेक्ट इसमें सिर्फ आपका आंसर ये निकल सकता है, ये वाला आंसर, ये आपका आंसर आता है इससे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अंदर ये पूछ रहा है कि भाई ये आ सकता है और ये आ सकता है, ये वाला जो आंसर तो हमारा ये था ना, तो आप इन दोनों के लिए कर रहे हैं तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पास रिक्वायरमेंट में पूछते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आपको एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि आप इसको डायरेक्ट जितने भी नंबर ऑफ आवर्स हम बेसिक रेट से होता है तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका हो जाता है डायरेक्ट जो इसकी कॉस्ट है, और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो भी लेबर को आपने पे की है। इस तरीके से होता है। आगे करेंगे तो और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स अ पीस वर्क सिस्टम। चलें कर लेते हैं ये वाला। व्हाट इज द टोटल यूनिट लेबर कॉस्ट? ठीक है। A manufacturing organization operates a piecework system of wage payment whereby each employee is paid $7.4 per unit for the first 25 units produced in a week, and 8.2 per unit for any unit in excess of this amount. There are 33 employees, and it is expected that each will produce 29 units per week. देखें इसको और सोचते हैं इसको कैसे करना है। जी। अच्छा, अब इसके अंदर ये सिंपली बता रहा है कि भाई 29 बनाए यूनिट्स हर एम्प्लॉय ने, और ये बता रहा है कि भाई अगर जो 25 यूनिट है उसका जो रेट है वो है 7.5। क्या आंसर आ रहा है? 185। 185, ठीक है। और 7.40 है। जी, 7.40 5।
हाँ तो एक ही बात है ना। अच्छा कौन सा कह रहे हैं? अच्छा अच्छा 40 है, सॉरी सॉरी सॉरी। जी मैम। हम्म जी 7.40 है। इसका 185 आंसर आ रहा है, राइट? ये कह रहे जी हैं। मैम। हम्म अच्छा अब इसमें इन्होंने बनाया 29 है तो 4 और बनाए, उसका रेट क्या है? 8.20, ये बताएं। 32.8। 32.8, इनको ऐड कर लें। 217.8। 217.8, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड कर लेते हैं 29 से तो क्या आंसर आता है? 217.8 को डिवाइड कर दें आप 29 से, क्या आंसर आएगा? क्योंकि यूनिट्स जितने टोटल यूनिट्स हैं, क्या आंसर मैम है? 33 बनी। बता रही हूँ मैं आपको, मैं बताती हूँ ना आपको, क्या आंसर आएगा? 7.151 आ 7 पॉइंट कहाँ गया ये जी? 5103। अच्छा 7.51 समथिंग, तो सी शुड बी द राइट आंसर, सी। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई ये हमने इस तरह से कर लिया, तो हम ये 33 का क्या करें? देखिए 33 का भी आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। आपने सिंपली क्या करना है, अगर हम इसको करते हैं, जैसे इसकी एक एम्प्लॉय की निकाली ना मैंने, क्या 217.8, ठीक है। इसको हम 33 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आंसर आता है बताइए? क्या आ रहा है आंसर प्लीज? 217.8 मल्टीप्लाई बाय 33, मैम 7187। 7187, ये पॉइंट आंसर आ फोर रहा है। जी मैम। 0.4। 0.446, नहीं सिर्फ 4 है बस। अच्छा 0.4 है, ठीक है। अच्छा दूसरे का मैं पूछ रही हूँ आपसे कि लाइक जो आपका ये है, सॉरी ये मैं इधर लिख रही हूँ, 29 है ना जो दूसरे जो आपके यूनिट्स हैं यहाँ पे, इस इन 29 को हम मल्टीप्लाई करते हैं भी 3 से, तो कितना हो रहा है? 957। 957, ठीक है। ये आपके नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, ये टोटल कॉस्ट है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, बताना। ये और ये डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आ रहा है? 7.21 वही आ रहा वही आंसर है। तो अब है। आपने एक स्टेप, 7.5। हाँ यही आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है, देखो आप ये समझो, ये आपकी वन लेबर की है, वन की, और ये वन लेबर इतना यूनिट बना रहा है। तो सिंपल मैथ्स अगर हम सीखें तो ये आप इसको ऐसे लिख लो कि जैसे यहाँ पे यूं है, हमारा आंसर निकला था 217.8 मल्टीप्लाई बाय 33, ठीक है। ये यानी कि वन लेबर है, उसको 3 से यानी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकला था? टोटल जो एक एम्प्लॉय है वो कितने यूनिट्स बना रहा है? 957, उसको भी आपने 33 यूनिट्स, 33 जो एम्प्लॉय से कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया ना, समझ रहे हैं आप? यस मैम। तो इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं है हमें इसको भी इतना लंबा पहले इसका पूरा आंसर निकालें फिर उसको करें, इससे बेहतर है इसको आप स्किप कर दें।
गॉट इट? ठीक है मैम। इस तरह से। अच्छा, 6.6 का है हमारे पास, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स मेड ईच वीक नाउ द मशीनरी हैज बीन इंस्टॉल्ड। ठीक है, मशीनरी इंस्टॉल हो गई है, तो कोई इसमें सिस्टम की बात हो रही है, चेंज किया है सिस्टम। देखते हैं। अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज 100 फैक्ट्री वर्कर्स। कितने वर्कर्स हैं? 100 100 वर्कर्स हैं। Who are all paid at an hourly rate of $7 फॉर 38 वीक, यानी कि स्टैंडर्ड जो वीक है वो है 38 आवर्स का। एनी ओवर टाइम ओवर्स आर पेड एट द टाइम एंड अ हाफ एंड एवरेज ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट द फैक्ट्री मेक्स 4 आवर्स। ठीक है, एक जो यूनिट है वो कितने घंटे ले रहा है? 1 यूनिट टेक्स 4 आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स इन एन एवरेज वीक एन एम्प्लॉयज वर्क 4 आवर्स ऑफ ओवर टाइम। ओवर टाइम भी इन्होंने कितना जो है वो करते हैं, 4 घंटे का ओवर टाइम कर लेते हैं। ये सारा बता रहे, 4 घंटे का ओवर टाइम हो जाता है उनका। और एक यूनिट ना जो है वो कितना लेता है, वन, ईच यूनिट टेक्स 4 आवर्स और 4 घंटे का ओवर टाइम भी है। द मैनेजमेंट हैज रिसेंटली, ये सबसे पहले सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, जो हम पहले ऊपर, यानी कि ये आपने अब इसको कंपेयर करना है और फिर इसमें आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ तक की एक स्टोरी है। दूसरा कह रहा है द मैनेजमेंट हैज रिसेंटली इंस्टॉल्ड अ न्यू मशीन विच इट इज एस्टिमेटेड शुड रिड्यूस द टाइम टेकिंग टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। एक ऐसी मशीन इंस्टॉल कर दी है जो जल्दी यूनिट प्रोड्यूस जिसमें से हो रहे होंगे फिर, और जो रिड्यूस 3.5 से क्या, 4.5 से अब आपका जो टाइम है वो जाएगा 3.5, 1 यूनिट। ठीक है, पहले 4 घंटे था। द एम्प्लॉयज विल कंटिन्यू टू वर्क द सेम अमाउंट ऑफ ओवर टाइम, और उतना ही, मतलब वो ओवर टाइम भी उतना ही करेंगे आगे। सिर्फ सारा कुछ सीन यही है, सिंपली इसमें ये हो रहा है कि ये आपका यहाँ पे टाइम बच रहा है, और यहाँ पे सिंपली डिफरेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 आवर्स की जगह 3.5, बाकी ओवर टाइम इधर भी इतना ही होगा। तो अब अगर हम ये एक फर्स्ट सिनेरियो ये है, अगर दूसरी मशीन इंस्टॉल हो जाती है तो फिर व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स ईच मेड ईच वीक नाउ द मशीनरी हैज बीन इंस्टॉल्ड। जाहिर सी बात है, जब जल्दी यूनिट प्रोड्यूस होंगे, आपका आधा घंटे का टाइम सेव हो रहा है, तो फिर क्या होगा, यानी कि जो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स इधर होते थे प्रोड्यूस, इस सिस्टम की वजह से कितने और ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस होंगे। तो इसका देखें किस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, फिर मैं करवाती हूँ। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो अब इन दोनों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि भाई ये रेट है, टाइम एंड हाफ पे दिया जाता है, लेकिन ये पूछ रहा क्या है वो, कि भाई अगर ये वाला सिस्टम, अगर इसके मुताबिक चलता है तो कितने यूनिट्स बनेंगे, और अगर इसके मुताबिक चलते हैं तो कितने, और इन दोनों का डिफरेंस बताना है, बस नंबर ऑफ यूनिट्स। इसमें वो रेट वगैरह का नहीं पूछ रहा, तो इसलिए आपको जरूरत नहीं है कि आप ये जो $7 का जो रेट है या टाइम एंड हाफ वगैरह, इसके ऊपर इतनी सारी चीजें कैलकुलेट करें। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम के अंदर आपने ये देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट जो देखना है उसी के हवाले से आपने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है अपनी। अब ये सिंपली बता रहा है कि भाई 38 आवर्स का वीक है और 4 घंटे ओवर टाइम है, और इसमें भी बता रहा है कि इस तरह से तो होता ही है। अब आप सिंपली समझें कि जब आपके पास 100 वर्कर्स हैं, ठीक है, 100 वर्कर्स हैं, अब आपने वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, 42 आवर्स। ठीक है, तो टोटल कितने घंटे काम किया उन्होंने, क्या आप बता सकते हैं? जी, 4200। ठीक है, और ये जो ऊपर सिनेरियो है इसमें क्या हो रहा है कि 4200 घंटे काम कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और ये इतने घंटे काम कर रहे हैं, और ये इनके आवर्स हैं, आपने टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकाल लिया। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आवर्स को आपने क्या करना है, अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ कि भाई एक यूनिट जो बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं ना, तो फिर अब आप मुझे बताएं कि टोटल आपके पास कितने यूनिट्स बनेंगे। क्योंकि मैं 4 से करने का मकसद ये है कि मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 4 से, इट मीन्स ये मुझे बता देगा नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स जो ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं।
कितने होंगे? 1050। 1050 यूनिट्स। दूसरे सिनेरियो के अंदर वही आप कितने ही एम्प्लॉयज हैं, वही 42 घंटे काम कर रहे हैं, और तो कितने घंटे काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला द एम्प्लॉय विल कंटिन्यू टू वर्क द सेम अमाउंट ऑफ ओवर टाइम। तो वही यानी कि 38 आवर्स तो स्टैंडर्ड है वो 4, तो ये भी इतने ही कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो अब एक यूनिट है 3.5 आवर लेगा। आपने पहले 3 4 से किया था, अब इसको 3.5 से करेंगे डिवाइड, तो क्या आंसर आएगा? 1200। 1200। आपने सिंपली इन दोनों का डिफरेंस देखना है, इसका और इसका कितना है? 150। 150। तो आंसर शुड बी दिस। समझ में आ रही है बात? बस ये पूछ रहा है और कुछ नहीं। तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बस आप इसकी प्रैक्टिस करें कि ताकि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए तो आप ज्यादा लंबा इसको कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाएं। जैसे पिछले हमने क्वेश्चन उसमें पर यूनिट का पूछ रहा है, डॉलर, यानी कि देखें आंसर के अंदर, एक और बात, आंसर के अंदर ये डॉलर की साइन दे रहा हो अगर, यानी कि पर यूनिट पूछ रहा हो, कुछ रेट पूछ रहा हो इस तरह से, तो फिर आपने ये फिर रेलिवेंट आपके लिए फिगर है। लेकिन अभी सिंपली पूछ ही रहा है सिर्फ कि भाई डिफरेंस क्या होगा, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनेंगे, तो फिर आपको देखने की जरूरत है कि कौन सा डेटा इररेलेवेंट है। तो अब अगर मैं देखूं इसके अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो रेलिवेंट डेटा था वो कौन सा था? एक तो बस ये, और ये जो 4 आवर्स, नहीं ये वाला, ये ठीक है 4 आवर्स ऑब्वियसली ये भी था, ये जो ओवर टाइम बता रहा था ये, सॉरी, और ये 38 और ये 4, क्योंकि इनको प्लस किया आपने 38 एंड 4, और 100 एम्प्लॉयज हैं, तो 100 एम्प्लॉयज हैं, 38 को प्लस किया 4, तो 42 आवर्स उन्होंने टोटल काम किया, आपने ये निकाला, ये इसके 4 से इसको डिवाइड किया, इधर 3.5 से किया, आपका आंसर आ गया। यानी कि ये जो आपका डेटा है यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये ये रेलिवेंट था, और यानी कि टाइम इन अ हाफ, इधर ये आपको करने की इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ़ आपको ये इन्फॉर्मेशन 4, 38, 4 जितने घंटों में काम हो रहा है, 100 एम्प्लॉइज़, ये आपको उठाना था, तो आपका आंसर आ जाना है। सॉरी। जी।